नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और जियोग्राफी में आज हम सेकंड चैप्टर पे पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है और आप किस प्रकार भू क्षेत्र और भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों को भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश का हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यदि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं और उनकी संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में होता है, और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधता के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है। इसमें इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भशास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण को व्याख्या करने की कोशिश की है, और इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। क्या है? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत यह है कि इसके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव पड़ता है, और इसके परिणाम स्वरूप वलय, प्रहंसीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा को निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी कुछ इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। आप जानते हैं कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। संबंधीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेटों से टकराईं। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनीत के अवसाद चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अब जरा इसे मैप में समझो। देखिए, ये प्लेट की गति हैं जिसे एरो से दिखाया गया है, जिनमें इस तरीके जो एरो हैं इसको बोलते हैं प्लेट की गति की दिशा। विनाशकारी प्लेट सीमा जो है उसमें डबल एरो लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो नए हैं, तो देखिए जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है, इन गोंडवाना क्षेत्र में क्या हुआ कि ये जो प्लेट हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, ये उत्तर की ओर है ना गति कर रही हैं। तो भारत का जो क्षेत्र है उसमें आप अगर देखो तो ये इस क्षेत्र में
में आपको ये क्या हो रही हैं, प्लेटें अब ऊपर की तरफ मूव होती नजर आ रही हैं। इसलिए हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें नवीन हिमालय पंथा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं उन सभी जगह पर क्या हो रहा है, ये मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। तो ये सभी की सभी उत्तर की तरफ क्या हो रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, है ना। प्लेटों के मूवमेंट की दिशाओं को बताया गया, जिनको बोलते हैं ये अलग अलग दिशा। डबल डैश वाली है, इसमें विनाशकारी प्लेटों की सीमा को बताया। इसके अलावा आपको समझें कि गोंडवाना भूमि क्या है। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेजिया का दक्षिणतम भाग है, जिससे के उत्तर में अंगारा भूमि है। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गए और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भूभाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों में को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनको बोल सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा एक विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में से युवा और बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है ना। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं और इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं शिखर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ, सुनते हैं इसको, है ना। देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिमालय का क्षेत्र है। ऊपर काराकोरम श्रेणी है, करताक श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। ये इस पूरा क्षेत्र हिमालय कहलाएगा। इसके नीचे वाला क्षेत्र शिवालिक श्रेणी कहलाएगा। फिर से क्लियर करता हूँ, ये जो ऊपर वाली श्रेणी है काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर और फिर शिवालिक श्रेणी। इधर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पड़ेगा नंदा देवी, इसके आगे नीचे की तरफ आएंगे तो ये अन्नपूर्णा, इधर पर अगर आप जाएं सिक्किम में तो यहाँ पे कंचनजंगा, और फिर ये जो पूरा हिस्सा है ना, इम्फाल सॉरी अरुणाचल प्रदेश वाला, ये श्रेणियाँ हिमालय श्रेणियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ये उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में अगर आप जाएं तो ये नागा श्रेणी तक जाती हैं। ये हिमालय क्षेत्र है जिसको बताया गया है। ये यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो ये पहला वाला पॉइंट जो है काराकोरम जास्कर है ना, हिमालय का ये क्षेत्र है। इसे हिमालय वाले क्षेत्रों को है ना किस तरीके से बताया, ये पर्वतीय श्रेणियाँ हैं जिसमें ये इस तरीके के निशान बने हुए हैं। 1200 मीटर से ऊपर को अपन ने ज़्यादा डार्क किया हुआ है, फिर उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम। तो ये आपको पढ़ना है, इसे देखना है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर जिनको अपन देखें तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर।
कंचनजंगा जो कि भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। मकालू नेपाल में है, इसकी 8,481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है, ये 8,172 मीटर है। नागा पर्वत जो कि भारत में है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, ये 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर। कामेट भारत में है 7,756 मीटर। नामचा बारुआ जो भारत में है 7,756 मीटर। गरुला मंधाता ये नेपाल में है 7,728 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगर अपन जाएं तो है कंचनजंगा, ठीक है, जुंगा बोलते कंचनजंगा। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को करोड़ ग्रेनाइट का बना होता है और यह श्रृंखला हमारे बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी हिमानियाँ को प्रवाह करती हैं। याद करिए कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के क्या नाम हैं और भारत के उन राज्यों के नाम जहां उन पर ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। इनको आप ज्ञात करके मुझे कमेंट में बताइए। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। किससे जानी जाती है? दक्षिण में स्थित श्रृंखला असम, हिमाचल या निम्न हिमालय से जानी जाती है और इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिकतम संपीड़न तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर है और इनके बीच औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाओं के भी महत्वपूर्ण है। सॉरी। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इधर अगर चलें तो ये हिमालय पर्वत है जिसको आप देख सकते हो। इसमें ज्ञात करिए कि एटलस में मसूरी, नैनीताल तथा रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक की स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम हैं, उनको आप पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। दिहांग महाखंड यानी कि गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पूर्व पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैलें से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। इनको आप देख सकते हो। मिजो पहाड़ियां इस तरीके से दिखती हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी कि द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और इसके विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं
नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप नदियों द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने निचले भाग से गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में पड़ जाती हैं और इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दो आप का क्या अर्थ है? दो आप का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो आप दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आप यानी कि आप यानी पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंक का अर्थ है पांच, आब का अर्थ है पानी। तो 5 नदियों का पानी जहाँ से निकलता है वो पंजाब है। उत्तरी भारत को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में 2 आबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तक तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इनके उच्चवचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियां भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के नीचे गिरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी से गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करते हैं जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोड़ का बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपक को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पूरा निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार आप देख सकते हो, इसमें चौड़ी तथा छिछली घाटियां है ना एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ में के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थलों से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलोर पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार के अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंती हैं।
दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। ये सतत हैं और इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इन्हें काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुदी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियां नगरों की स्थिति मानचित्र में आप देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाती है कि काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए कि इसके सैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदन एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। वर्षा ऋतु में ये कुछ सरिताएं दिखती हैं और उनके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं, है ना। भारतीय मरुस्थल आप देख सकते हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है और यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई और गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी और गोदावरी हैं। कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है और इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों को यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप यानी मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1773 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासकीय मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या
में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है और ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय एवं यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है ना। प्रवाल प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार का रोधिक होता है वाले रोधिका होते हैं। विभिन्न भू आकृतिक विभाग का विस्तृत विवरण प्रत्येक भू विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विधिक भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ये जो जानकारियाँ मैंने दी ये बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ थी भूगोल के माध्यम से, यानी जियोग्राफी के लिए। अब इनके उत्तर दीजिए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप, तट या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों की संयुक्त नाम क्या कहलाता है? तो इनका आंसर दीजिए आप देखकर। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सी कहलाती है? तो उसको आप बताइए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसे आप बताइए। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे इनको जरा देखिएगा ताकि आप इनको लगा सकें। जहाँ भी आपको गड़बड़ लगता है आप हमसे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। हम इनके बारे में आपको सही जानकारियाँ ला कर देंगे। तो ये आज का जो चैप्टर था, दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, हमारा कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा और हम अभी पढ़ रहे हैं भूगोल। अच्छी किताब और अच्छे जानकारियों के साथ ही हम समय समय आपके पास आते रहेंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों।